नमस्कार विद्यार्थियों, सुरक्षा मंत्रा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और कैसे हैं सारे के सारे विद्यार्थी? एक बार सेशन से सभी लोग जुड़ जाइए, शेयर कर दो इसको और वीडियो में अंत तक बने रहें। आज बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय संविधान से रिलेटेड आपको बात बतानी है, जो आपके पेट एग्जाम, यूपी पुलिस, एसएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। तो वीडियो लास्ट तक अवश्य देखें। तो जैसा कि आप जानते हो, मैं आपको महत्वपूर्ण आर्टिकल पढ़ा रहा था। 249 मैंने आर्टिकल ख़त्म कर दिए और जल्दी से कॉपी पेन आपके हाथ में होना चाहिए और अनुच्छेद संख्या 250 डाल लीजिए। बहुत तेजी से कॉपी पेन को खोलते हुए जल्दी से आर्टिकल संख्या 250, हाँ 250, ये सारे आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ आपको लिखना है बेटा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति, कानून बनाने की संसद की शक्ति, बेटा किसकी शक्ति? संसद की शक्ति। जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है? बच्चा जल्दी से बता, राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है? तो आपका सभी का आंसर आया, राज्य का विधानमंडल। आपका सभी का आंसर क्या है? राज्य का विधानमंडल बनाएगा राज्य सूची के विषय पर कानून। कई बार मैंने चर्चा की है, किंतु यहाँ पर अब ये लग गई है कंडीशन। कंडीशन कौन सी है? राष्ट्रीय आपातकाल, इमरजेंसी। और जब इमरजेंसी होगी तो राज्य सूची के विषय पर संसद भी कानून बना सकती है। संसद भी कानून बना सकती है। किस आर्टिकल के द्वारा? 250 के द्वारा। ओके, आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है? तो आपका आंसर रहेगा, भारत की संसद बनाती है सर। तो संसद किस आर्टिकल के द्वारा बनाती है? 250 के द्वारा बनाती है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आर्टिकल संख्या डालें आप 263। 263 बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। और इसमें क्या बताएं जल्दी? अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद किस आर्टिकल में बेटा? 263 में। बताएं इसका गठन कौन करता है? जल्दी से आंसर मुझे दीजिए। अंतरराज्यीय परिषद का निर्माण कौन करता है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये मुझे बताइए। और किस समिति की सिफारिश पर अंतरराज्यीय भारत में बनी थी? 3 प्रश्नों के आंसर मुझे दीजिए। अंतरराज्यीय परिषद का गठन कौन करता है और किस समिति की सिफारिश पर अंतरराज्यीय परिषद बनी भारत में आर्टिकल संख्या 263 के तहत, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बताएं, बहुत तेजी से बताइए, बहुत फास्ट, बहुत तेजी से। तो गठन में आपका आंसर आ रहा है बेटा, बहुत अच्छा, राष्ट्रपति। अंतरराज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और अंतरराज्यीय परिषद का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है बेटा? नई दिल्ली। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली। ओके, समिति, किस समिति? तो आपका आंसर है सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग की सिफारिश पर अंतरराज्यीय परिषद भारत में बनी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध। तो इसका हम कार्य जान लेते हैं। अंतरराज्यीय परिषद का कार्य क्या होता है बेटा? कार्य क्या होता है? अंतरराज्यीय परिषद का कार्य क्या होता है? इसी समझे केंद्र राज्य संबंध। केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए अंतरराज्यीय परिषद की क्या होती है? महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अंतरराज्यीय परिषद की क्या होती है? महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 2 या 2 से अधिक राज्यों में अगर कोई विवाद उत्पन्न हो गया, झगड़ा उत्पन्न हो गया है, तो उस संबंध में केवल सलाह दे सकती है। केवल क्या दे सकती है? सलाह दे सकती है। इसकी जो प्रवृत्ति कैसी है? आप कहेंगे सलाहकारी। कैसी बेटा? सलाहकारी। इसका जो नेचर है वो कैसा है? वो सलाहकारी है, बाध्यकारी नहीं है। ओके, तो अंतरराज्यीय परिषद आर्टिकल 263, इसका निर्माण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और सरकारी आयोग की सिफारिश पर अंतरराज्यीय परिषद बनी भारत में। सरकारी आयोग का संबंध बहुत बार आता है केंद्र राज्यों में संबंध स्थापित करना। तो इसका कार्य क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच जो विवाद होगा, उत्पन्न झगड़े की जांच करना
और केवल सलाह देना, ठीक, निर्णय देने का इसका कार्य नहीं है। आगे चलते हैं। आर्टिकल 266, बहुत तेजी से बताएं। आर्टिकल 266 में क्या है बताइए बहुत तेजी से। अनुच्छेद 266 और अनुच्छेद 267, ये आपको दोनों अनुच्छेद एक साथ याद करने हैं। बताएं आर्टिकल 266 में किस चीज का प्रावधान है और 267 में बताएं। तो 266 में बच्चा संचित निधि, संचित निधि। 67 में क्या है, आकस्मिकता निधि। क्या बच्चा, आकस्मिकता निधि। ठीक, यहां हम बात किसकी कर रहे हैं, केंद्र की। केंद्र की संचित निधि किस आर्टिकल में है, 266, और केंद्र की आकस्मिकता निधि किस आर्टिकल में है, 267। तो आपसे पूछा जाएगा कि संचित निधि पर किसका कंट्रोल होता है, संचित निधि पर किसका कंट्रोल होता है, बताओ जल्दी से। तो आपका आंसर आना चाहिए संसद। केंद्र की संचित निधि पर कंट्रोल होता है संसद, मतलब बिना संसद की अनुमति से संचित निधि से कोई पैसा व्यय नहीं कर सकते हम लोग। ठीक, आकस्मिकता निधि पर किसका कंट्रोल होता है, आकस्मिकता निधि पर किसका कंट्रोल होता है, तो आप सभी का आंसर आएगा बेटा राष्ट्रपति। आपका आंसर क्या आना चाहिए, राष्ट्रपति। ओके, अगर राज्य के बारे में पूछता है तो संसद की जगह क्या लगाएंगे आप, विधानमंडल। यही बात अगर राज्य के विषय में पूछता है कि राज्य की जो संचित निधि होती है उस पर किसका कंट्रोल होता है, तो किसका रहेगा, राज्य के विधानमंडल का। और यही बात पूछता है कि राज्य की जो आकस्मिकता निधि होती है उस पर कंट्रोल किसका होता है, तो राज्यपाल पर। ठीक, ये किस लिए बनी होती है, आकस्मिकता। अगर कोई आकस्मिक कार्य है हमारे तो राष्ट्रपति बिना संसद की परमिशन से कोई भी पैसा खर्च करने के लिए सरकार को दे सकता है। यहाँ राज्यपाल विधानमंडल की बिना परमिशन के कितना भी पैसा खर्च करने के लिए राज्य सरकार के लिए दे सकता है। इसलिए अटैरेंडम आकस्मिक निधि बनाई जाती है। इस पर राष्ट्रपति और राज्यपाल का कंट्रोल होता है, इस पर संसद और विधानमंडल का कंट्रोल होता है। दोनों ही आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई दे रहा होगा वैसे, और बड़ा लिखते हैं, चलो कोई बात नहीं, और बड़ा लिखते हैं। अब दिखाई दे रहा है बच्चों, अनुच्छेद 280 डालिए, आर्टिकल 280। बताइए, बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल डाल लो अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 बेटा वित्त आयोग, क्या है बेटा, वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 में क्या है, वित्त आयोग। हाँ बताइए, वित्त आयोग कैसी संस्था है, वित्त आयोग कैसी संस्था है, तो संविधान में इसको मैं पढ़ा रहा हूँ, आर्टिकल 280 पढ़ रहे हैं संविधान में, तो कैसी संस्था है, तो आप तुरंत ही लगा देंगे संवैधानिक। जितनी भी अनुच्छेदों में, आर्टिकलों में आप विभिन्न संस्थाएं जो भी पढ़ोगे वो सभी संवैधानिक होंगी, और जो संस्था आप संविधान में नहीं पढ़ेंगे वो सब गैर संवैधानिक होगी। ओके, तो वित्त आयोग कैसी संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है। आप बताइए बेटा, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष बताएं मुझे जल्दी से, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष बता दो और वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष बता दो, दो काम बता दो मुझे, दो प्रश्नों के आंसर दीजिए। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे और वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, बहुत तेजी से जल्दी से। तो प्रथम का आंसर क्या है बेटा, केसी नियोगी। क्या नाम है, केसी नियोगी, दिखाई दे रहा है यहाँ तक। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी। वर्तमान में कौन है, वर्तमान में एन के, वर्तमान में कौन है, एन के सिंह। कौन से नंबर के हैं, 15 में, 15 में। 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, एन के सिंह। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी। ओके, वित्त आयोग का गठन कौन करता है, निर्माण, वित्त आयोग का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो गठन करता है बेटा राष्ट्रपति। कौन करते हैं, राष्ट्रपति। ओके, वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल बताइए जल्दी से, बहुत तेजी से। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है, तो ये होता है बेटा 5 वर्ष, 5 वर्ष।
तो एक बार पुनः रिपीट करते हैं इसके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 में क्या है? वित्त आयोग। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष के सी नियोगी थे, वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, इसके अध्यक्ष NK सिंह हैं। ओके, और ये कैसी संस्था है? संवैधानिक, क्योंकि इसको मैं संविधान में पढ़ा रहा हूँ। इसका निर्माण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। हम्म 300 का नेक्स्ट आर्टिकल डालने बेटा 300 का 300 का बताइए। तो इसमें बेटा हम लिखेंगे संपत्ति का कानूनी अथवा विधिक अधिकार। क्या लिखेंगे बच्चा? विधिक अधिकार। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कैसा अधिकार है? कानूनी या विधिक। इन दोनों ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है आपके पेपर में। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार है। कब जोड़ा गया ये? 44वां संविधान में संशोधन हुआ था बच्चा 1978 में। 44वां संविधान में संशोधन हुआ था 1978 में। ओके, संपत्ति का एक मौलिक अधिकार था आर्टिकल 31 में, पहले भी मैं चर्चा इस पर कर चुका हूँ। संपत्ति का एक फंडामेंटल राइट्स था आर्टिकल 31 में और 19 फर्स्ट F में। दो जगह इस संपत्ति के मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया था। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको यहाँ से खारिज कर दिया, कैंसिल करने के बाद कहाँ रखा? 300 का 4 का में, 300 का काम है। और वर्तमान में कैसा अधिकार है? ये कानूनी अधिकार है, एक वैधानिक अधिकार है। ओके, तो ये आर्टिकल आप याद रखेंगे, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद है 300 का। नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चा, और सभी लोग आंसर देते रहो। आंसर देने से क्या होता है? आपका दिमाग भी एक्टिव बना रहेगा और आप जो वीडियो देख रहे हो उसमें तुम्हारा मन भी लगा रहेगा, दोनों ही काम होंगे, है ना। 312 अनुच्छेद डाल बेटा 312 आर्टिकल 312 बच्चा क्या है? जल्दी से अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं क्या बेटा? अखिल भारतीय सेवाएं किस आर्टिकल में है? 312 में। किस आर्टिकल में? 312 में। अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में आप क्या जानते हैं बेटा? अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में क्या जानते हैं? जैसे आप IAS, IPS, IRS, IFS, ये सभी कैसी सेवाएं हैं? ये सभी अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ठीक। और ये सब अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार किसको है? बनाने का अधिकार किसको है बेटा? संसद के लिए। किसके लिए है? संसद के लिए। लेकिन संसद तब तक नहीं बनाएगी जब तक राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास ना कर दे। ओके, तो हमें याद रखना चाहिए नई अखिल भारतीय सेवाएं कौन बनाता है? संसद बनाती है। किसकी सिफारिश से? राज्यसभा की सिफारिश से। राज्यसभा अगर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर देगी बेटा, तभी भारत की संसद नई अखिल भारतीय सेवा बना सकेगी, इससे पहले नहीं बना सकेगी। ओके, तो ये आर्टिकल 312 पर अधिकार है जो वो राज्यसभा का अधिकार है। किसका? राज्यसभा का। 312 249 312 249 बिना राज्यसभा की सहमति के कोई कार्य नहीं होगा। 312 249 बिना राज्यसभा की सहमति से कोई कार्य नहीं होगा। तो नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का अधिकार किसको है? संसद को। लेकिन किसकी सिफारिश से बनाएगी? राज्यसभा। अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करेगी तभी बनाई जाएगी। ओके, ऐसे ही 249 आर्टिकल में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक। आगे चलते हैं। अब की बार पेट पार और अच्छे नंबरों से। ओके, ये आपका नारा होना चाहिए, अच्छे नंबरों से। 315 आर्टिकल संख्या 315 बताएं तेजी से, बहुत जल्दी से। 315 में किसी का प्रावधान है? तो आप बता रहे हैं बेटा लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग 315 में क्या है? लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग एक तो बेटा केंद्र में होता है और एक राज्य में होता है।
और केंद्र और राज्यों के जो लोक सेवा आयोग हैं उसका आर्टिकल किसमें है? 315 में। आर्टिकल संख्या 315 में लोक सेवा आयोग के बारे में प्रावधान है। एक केंद्र का लोक सेवा आयोग होता है, एक राज्य का लोक सेवा आयोग होता है। ओके, हाँ, तो बताएं बेटा लोक सेवा आयोग कब बना भारत में? लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? तो आपका आंसर आना चाहिए बेटा 1926। और एक बना था ली आयोग, इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी पे। ली आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था 1926 में। किसकी सिफारिश पर? ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में क्या बना था? लोक सेवा आयोग। ओके, भारत में नागरिक सेवा का जनक, भारत में नागरिक सेवा का जनक बताएं, भारत में नागरिक सेवा का जनक कौन है? बहुत तेजी से, तो कार्नवालिस। कौन है बेटा? कार्नवालिस। 1793। किस वर्ष? 1793। कार्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। कब? 1793। ली आयोग की सिफारिश पर क्या बना? लोक सेवा आयोग। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा, तीन सौ बीस लोक सेवा आयोग के कार्य, लोक सेवा आयोग के कार्य। बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, यूपीएसआई में आ चुका है बेटा और विभिन्न एग्जामों में भी आ चुका है। 320 लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस आर्टिकल में है? 320। लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस आर्टिकल में? 320। इसे हम याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। नेक्स्ट, तीन सौ चौबीस में बेटा निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग क्या है बच्चा? निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग भी दो होते हैं, एक होता है केंद्रीय और एक होता है राज्य। एक होता है राज्य, एक होता है केंद्रीय। ओके, राज्य का क्या होता कराता है? केवल ग्राम पंचायत, केवल पंचायत। पंचायतों के चुनाव कौन कराता है? राज्य का निर्वाचन आयोग। बाकी सभी चुनाव कौन कराता है? केंद्रीय या भारत का निर्वाचन आयोग। बाकी सभी चुनाव कौन कराता है? केंद्रीय या भारत का निर्वाचन आयोग। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? लोकसभा सदस्यों का चुनाव कौन कराता है? राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कौन कराता है? विधानसभा सदस्यों का चुनाव कौन कराता है? विधान परिषद सदस्यों का चुनाव कौन कराता है? ओके, सभी के चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग। केवल पंचायत संबंधी चुनाव राज्य का निर्वाचन आयोग कराएगा। यहाँ लगाएंगे आप, क्योंकि राज्य का निर्वाचन आयोग, सॉरी पंचायत है वो राज्य सूची का विषय है। ये सारे चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग कराता है। आगे बताइए, निर्वाचन आयोग का निर्माण कब हुआ भारत में? निर्माण स्थापना कब हुई? निर्वाचन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी बताएं? तो आपका आंसर है 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950 को क्या बनाता है? निर्वाचन आयोग बनाता है। इसलिए प्रतिवर्ष 25 जनवरी को क्या मनाते हैं बेटा? मतदाता दिवस। क्या मनाते हैं? मतदाता दिवस। ओके, 25 जनवरी 1950 को हमारा निर्वाचन आयोग बना आर्टिकल 324 के द्वारा। तो 25 जनवरी को प्रतिवर्ष हम मतदाता दिवस भी मनाते हैं। ओके, दो प्रकार से होता है, केंद्र का या भारत का। राज्य का, राज्य का केवल याद रखो पंचायत संबंधी चुनाव राज्य का कराएगा, बाकी सभी इलेक्शन केंद्र का निर्वाचन आयोग कराएगा। इतनी बात हमको याद रखनी चाहिए। दो प्रश्न बता दो मुझे इससे रिलेटेड, दो प्रश्न बहुत तेजी से। निर्वाचन आयोग के पहले चीफ हेड या प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम बताइए जरा। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम बताएं और वर्तमान बता दो। दो प्रश्न बता दिए, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त और वर्तमान। दो प्रश्नों के आंसर मुझे ये कमेंट में बताओ बहुत तेजी से, बहुत तेजी से। पहले कौन थे बेटा? सुकुमार सेन। कौन थे बेटा? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक, वर्तमान में कौन है बेटा? राजीव कुमार। वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। ओके, सभी के आंसर सही हैं, समाप्त है। बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, ऐसे ही लगे रहिए। और मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। जब आप पेपर में बैठोगे तो आपको बहुत बड़ी खुशी होगी कि जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है वही पेपर में मिला सीधा सीधा। तो इनको आप ज़रूर देखें,
330, आर्टिकल संख्या 330। बताइए आर्टिकल संख्या 330 में क्या बेटा? बहुत तेजी से बता डालो जल्दी। लोकसभा में एससी तथा एसटी के लिए आरक्षण। लोकसभा में एससी अनुसूचित जाति, एससी मतलब अनुसूचित जाति बेटा, एसटी अनुसूचित जनजाति। इतना तो आप जानते ही हैं, इतना तो सभी आप जानते ही हैं अनुसूचित जाति और जनजाति क्या होता है। इतना तो आप जानते ही अनुसूचित जाति जनजाति क्या होता है ना? हाँ बच्चा, तो लोकसभा में एससी अनुसूचित जाति और एसटी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण किस आर्टिकल में? 330। तो यहाँ सीट संख्या पूछी जाती है। एससी के लिए बेटा आप रखेंगे 84 और एसटी के लिए रखेंगे आप 47। आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा कि किस अनुच्छेद में लोकसभा में एससी और एसटी के लिए जो रिजर्वेशन है, आरक्षण है, वो 330। तो अनुसूचित जाति कितनी सीटों पर रिजर्वेशन है यहाँ? तो 84 सीटों पर। अगर रिजर्वेशन संख्या पूछी जाती है कितनी सीटों पर रिजर्वेशन है, तो 84 सीटों पर। और यहाँ अगर पूछा जाएगा एसटी के लिए तो 47 सीटों पर। ओके, हाँ, ये सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन यूपी में दिया गया बेटा, 17 सीटों पे, ये भी लिखेंगे हम डेटा। और ये सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन एमपी में दिया गया है, किसके लिए? 6 सीटों पे। ओके, तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए जो लोकसभा में रिजर्वेशन है वो 6 सीटों पे। किस राज्य में? मध्य प्रदेश राज्य में। ओके, और यहाँ एससी के लिए सबसे ज़्यादा 84 और सबसे ज़्यादा यूपी में कितनी सीटों पर है? 17 सीटों पर रिजर्वेशन है। इतनी चीज़ आप याद रखेंगे। ओके, 330। आगे चलते हैं। तीन 331 और 333 दो आर्टिकल हमें पढ़ने हैं एक साथ। 331 333। हाँ, आंग्ल भारतीय और यहाँ भी आंग्ल भारतीय। यहाँ बात होती है बेटा लोकसभा में और यहाँ बात होती है विधानसभा में। जैसा कि आप जानते हैं कि 331 के द्वारा लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत करते थे राष्ट्रपति। 331 के द्वारा जो लोकसभा है उसमें 2 आंग्ल भारतीय मनोनीत करते थे कौन? राष्ट्रपति। लेकिन ये अब खत्म कर दिया गया। अब कोई भी आंग्ल भारतीय सदस्य के तौर पर मनोनीत नहीं किया जाएगा। यहाँ आंग्ल भारतीय सदस्य 1 विधानसभा में कौन करता था बेटा? राज्यपाल मनोनीत। ये भी खत्म कर दिया गया है। तो इतना याद रखेंगे कि अब वर्तमान में आंग्ल भारतीय सदस्यों का लोकसभा और विधानसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। पहले होता था ये, ठीक। संविधान में संशोधन के द्वारा ये कार्य यहाँ से समाप्त कर दिया गया है। फिर भी आर्टिकल याद रखेंगे किस आर्टिकल के द्वारा करते थे? 331 के द्वारा। यहाँ करते थे 333 के द्वारा। इतनी बात हम फिर भी याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तीन सौ अड़तीस यहाँ पे आप डालेंगे बेटा एससी आयोग। एससी आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग 338 आर्टिकल में है, ठीक। तो एससी वर्ग के जितने भी व्यक्ति हैं उनके अधिकारों की रक्षा कौन करता है? एससी आयोग, अनुसूचित जाति आयोग। कब बना था? 1990 में बना था बेटा। कब इसका निर्माण हुआ? 1990 में निर्माण हुआ। केवल आर्टिकल याद रखेंगे। आगे आर्टिकल आप डालेंगे 338 का ए, 338 का ए। यहाँ पे आप डालेंगे बेटा एसटी आयोग। एसटी आयोग, एसटी अनुसूचित जनजाति आयोग। क्या डालेंगे बेटा? आयोग। और ये कब बना? एसटी आयोग 2003।
ये कब बना है? 2003 में बना है। ST आयोग कब बना है? 2003 में। इतना याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट। तीन सौ चालीस यहाँ आप डालेंगे बेटा OBC आयोग। OBC आयोग क्या डाल पा रहे हैं आप? OBC आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, OBC आयोग। OBC आयोग का गठन कब हुआ है? निर्माण, इसका निर्माण कब हुआ है बेटा? 1993। OBC आयोग कब बना हमारा? 1993 में। OBC आयोग की स्थापना 1993 में हुई है। ओके, इतनी याद रखेंगे। 338 SC आयोग, 338 का ST आयोग, और 340 में क्या है? OBC अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है। ओके, इन सभी के अध्यक्ष बता दो एक बार कमेंट में। इन सभी के अध्यक्ष बताइए एक बार कमेंट में। आगे चलते हैं। 343 बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल 343, कई बार पूछा जाता है। आर्टिकल 343 में क्या है? आर्टिकल 343 सभी को पता होगा। बहुत अच्छे, सभी का आंसर सही है। सभी का आंसर लगता है बहुत अच्छा सही है। तो यहाँ पे क्या है बेटा? भारत की राजभाषा। भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी। इस आर्टिकल के द्वारा 343। लिपि और बता दो इसकी बहुत जल्दी से। हिंदी को लिखने की लिपि कौन सी होती है? हिंदी को लिखने की लिपि होती है देवनागरी। देवनागरी हिंदी को लिखने की जो लिपि होती है वो कौन सी होती है? देवनागरी। तो भारत की क्या है? राजभाषा। हिंदी क्या है? तो राजभाषा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हिंदी है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा। तो आपको क्या लगाना है? हिंदी है भारत की एक राजभाषा। ओके, किस आर्टिकल के द्वारा? 343 के द्वारा। किस आर्टिकल के द्वारा? 343 के द्वारा। और इसकी जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी। नेक्स्ट, आगे चलते बच्चा, अगला आर्टिकल पढ़ते हैं। 344 राजभाषा आयोग। राजभाषा आयोग किस आर्टिकल में? 344 में क्या बच्चा? राजभाषा आयोग। हाँ, तो बताइए प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बताएं आप। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बताएं। तो आपका आंसर है BG खेर। कौन थे बेटा? BG खेर। पहले राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? BG खेर। कब बना था प्रथम राजभाषा आयोग? कब बना था प्रथम राजभाषा आयोग? कब बना था? बहुत तेजी से बताएं। पहली बार राजभाषा आयोग कब बना? कब बना? और BG खेर आयोग की सिफारिश पर कितनी संवैधानिक भाषाएं जोड़ी गई? कितनी संवैधानिक भाषाएं? तो 14 जोड़ी गई थी। और कब बना था बेटा? 1955 में बना था। कब बना था? 1955 में। पहला राजभाषा आयोग कब बना? 1955 में। कितनी भाषाओं की सिफारिश की? 14। वर्तमान में कितनी है भाषाएं? वर्तमान में संविधान में कितनी भाषाएं? 22। वर्तमान में भारत के संविधान में कुल कितनी भाषाओं का प्रावधान है? तो यह है 22 भाषाओं का प्रावधान है। ओके, यहाँ कितनी सिफारिश की गई थी? 14। 15वीं भाषा कब और कौन सी जोड़ी गई? बहुत तेजी से जल्दी बता दो मुझे। 15वीं भाषा कौन सी और कब जोड़ी गई थी? बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन आता है। तो 15वीं जोड़ी गई थी बेटा सिंधी। 15वीं भाषा जो जोड़ी गई थी उसका नाम था सिंधी। सिंधी। ओके, कब जोड़ी गई थी? इसके लिए 21वां संविधान में संशोधन करना पड़ा था हमें 1967 में। इसके लिए हमें संविधान में कौन से नंबर का संशोधन करना पड़ा था? 21वां, 1967 में। ओके, आगे 348 सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट में प्रयोग की जाने वाली भाषा। तो बताओ बेटा जल्दी से, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्रवाई किस भाषा में होती है? तो आपका सबका आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए इंग्लिश। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में संपूर्ण कार्रवाई किस भाषा में होती है? अंग्रेजी भाषा में होती है। ओके, लेकिन अगर कोई अन्य भाषाओं में भी इसका ट्रांसलेट चाहता है तो वो इसके लिए सिफारिश कर सकता है।
अगर कोई व्यक्ति अन्य भाषाओं में इसका कोई ट्रांसलेट अनुवाद चाहता है तो वो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से सिफारिश कर सकता है। बाकी तो संभवतः सभी कार्रवाइयाँ सुनवाई जो भी होती है वो अंग्रेजी भाषा में होती है। ओके, किस आर्टिकल के द्वारा? 348 के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में प्रयोग की जाने वाली भाषा किस आर्टिकल में? 348। कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है? अंग्रेजी प्रयोग की जाती है। कोई भी आपको निर्णय मिलेगा अन्य भाषाओं में, इसके लिए आप सिफारिश कर सकते हो कोर्ट से, तो आपको इसका अनुवादक मिल सकता है। आगे आगे बेटा 350 का 350 का तो 350 का काम है क्या है? प्रारंभिक स्तर पर मातृभाषा का प्रयोग। 350 का क्या कहता है कि प्रारंभिक स्तर पर जो भी प्राइमरी स्कूल होते हैं वहाँ पर प्रत्येक राज्य सरकार के लिए निर्देश दिया जाता है कि वो अपने यहाँ पर बच्चों को जो शिक्षा दिलवाएगी वो किस में दिलवाएगी? प्रारंभिक स्तर पर बेटा मदर टंग में। ओके, तो प्रारंभिक स्तर पर मातृभाषा का प्रयोग आर्टिकल 350। तो प्रत्येक विद्यालय में जो शिक्षक जो कार्य कर रहा है उसका ये कर्तव्य है कि बच्चों को जो प्राइमरी शिक्षा दे रहा है उसमें क्या होना चाहिए? उसमें होना ये चाहिए बेटा कि उसको उसकी मातृभाषा में ही सिखाया जाए, उसको उसकी मातृभाषा में ही सिखाया जाए तो बहुत अच्छे से वो सीख लेगा। अन्यथा की दृष्टि में नहीं सीख पाएगा इतनी जल्दी, है ना। 351 हिंदी भाषा के लिए विकास के निर्देश। तो हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, ये सरकारों का बेटा, संघ सरकार हो या राज्य सरकार हो, संघ सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसको ये निरंतर प्रयास करना चाहिए कि हमारी हिंदी भाषा का बहुत से बहुत अधिक मात्रा में विकास हो सके। तो ये किस आर्टिकल में बताया गया? 351 में। तो हिंदी भाषा के लिए विकास के निर्देश किस आर्टिकल में? 351 में। सीधा आर्टिकल ही आता है, सीधा अनुच्छेद। ओके, तो हम 351 आर्टिकल तक पहुंच गए हैं। यहाँ तक हमें कोई कठिनाई नहीं हुई और लगता है कि आपको ये सारे आर्टिकल याद हो गए होंगे। इसके बाद क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराऊंगा तो उसमें आपको सारे आंसर देने हैं आर्टिकलों से रिलेटेड, ठीक है ना। 3 आर्टिकल आप एक साथ पढ़ लो बेटा। एक तो मैं 352 बताने वाला हूँ, एक 356 बताने वाला हूँ और एक 360 बताने वाला हूँ। इन 3 अनुच्छेदों को आप एक साथ पढ़ेंगे। आर्टिकल 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, और यहाँ से प्रश्न कई बार बनता है। 352 तो हमें एक चीज़ याद रखनी है बेटा, BSF याद हमको रखना है, BSF, ठीक। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है, ठीक। तो बी की जगह एक अंक पहले चले जाओ, मैं यहाँ पे ए कर देता हूँ, बी की जगह ए को 352 से मिला दो, एस को 356 से मिला दो और एफ को 360 से मिला दो। तो A4 यहाँ पर बेटा अटैक, ओके। S4 है यहाँ स्टेट और F4 है यहाँ फाइनेंस। इतने में ही आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। 352 अटैक, अटैक मतलब जब आक्रमण होगा, किस पर? भारत पर। जब भारत पर विदेशी आक्रमण होगा क्या होगा? सशस्त्र विद्रोह होगा। क्या होगा? युद्ध होगा। जब हमारे देश में आक्रमण, अटैक, सशस्त्र विद्रोह या युद्ध की कंडीशन होती है तो 352 आर्टिकल काम करता है। स्टेट का मतलब आप किससे समझते हो बेटा? राज्यों से। स्टेट का मतलब आप किससे समझते हो? राज्यों से। जब राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होता है, राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होता है तो कौन सा आर्टिकल काम करता है? 356। फाइनेंस का मतलब तो आप समझते हैं वित्त, तो इसे बोलते हैं वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। ओके बच्चा, तो 352 में जब हमारे देश में कोई आक्रमण करेगा
या देश में सशस्त्र विद्रोह युद्ध हो जाएगा तो 352 आर्टिकल काम करेगा, और 352 आर्टिकल के तहत जो इमरजेंसी लगती है उसे हम कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल। 356 जब राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाएगा, राज्य के मुख्यमंत्री अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार सरकार नहीं चला पाएंगे, विफल हो जाएंगे, तो वहाँ क्या लगेगा बेटा 356 के द्वारा, उसे बोलते हैं हम राष्ट्रपति या राज्यपाल शासन। दिखाई दे रहा है आपको, राष्ट्रपति या राज्यपाल शासन। और 360 वित्तीय आपातकाल, जब भारत में धन की कमी आ जाएगी, जब भारत में धन की कमी आ जाएगी तो लगता है क्या वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है। ओके, तो हमको क्या याद करना है, 4 का गैप है, 352 प्लस 4 जोड़ा 356, 356 प्लस 4 जोड़ा 360। ओके, ऐसे अटैक राष्ट्रीय आपातकाल, ऐसे स्टेट राष्ट्रपति या राज्यपाल शासन। ओके, फाइनेंशियल, एफ से फाइनेंशियल वित्तीय आपातकाल। कितनी बार लग चुका है बेटा, कितनी बार लग चुका है, जल्दी से बताएं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 1 2 3 बार। कितनी बार लग चुका है, 3 बार। ओके, इससे याद रखेंगे आप 3 बार। किस राज्य में सबसे पहली बार लगा था, पंजाब। किस राज्य में पहली बार लगा था सबसे, पंजाब। ये एक बार भी नहीं लगा बेटा, अब तक नहीं लगा है भारत में। भारत में वित्तीय आपातकाल अब तक नहीं लगा है। ओके, 3 बार कब कब लगा है, ये मुझे कमेंट में बताइए बेटा, 3 बार कब कब लगा था, ये इसका आंसर मुझे कमेंट में दीजिए। ठीक, और सर्वाधिक बार कहाँ लग चुका है, इसका आंसर मुझे कमेंट में दीजिए। सर्वाधिक बार कहाँ लग चुका है, ये मुझे कमेंट में आंसर दीजिए। बाकी 352 प्लस 4 356 प्लस 4 360, ASF अटैक, आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, युद्ध होगा तो राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा 352 के द्वारा। जब राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाएगा तो राष्ट्रपति शासन 356 के द्वारा। जब भारत में धन की कमी आ जाएगी तो 360 के द्वारा क्या लगेगा, वित्तीय आपातकाल। ओके, आगे चलते हैं। समझ आ रही हैं बातें, तो समझ आ रही हैं तो सभी लोग एक बार लाइक कर दो, और सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ के जाया करो, जिससे क्या होगा, अध्यापकों को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और कार्य करने का और ज़्यादा मन करता है। (368) आर्टिकल हम पढ़ने वाले बेटा कितना, 368। 368 में बता दो एक बार जल्दी से, बहुत तेजी से बता दो 368 में क्या है। 368 में बेटा संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, क्वेश्चन आप बताएं जल्दी से। संविधान में संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, और संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होता है। 2 प्रश्नों के आंसर बहुत तेजी से दीजिए। संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होता है भारत के में, और ये प्रक्रिया प्रोसेस हमने कहाँ से लिया है, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया कहाँ से ली है, बताओ बहुत तेजी से। तो कहाँ से ली है बेटा, दक्षिण अफ्रीका। कहाँ से ली बच्चा, दक्षिण अफ्रीका। ओके, कितने प्रकार से होता है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन, 3 प्रकार से। कितने प्रकार से होता है इंडिया के संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन, 3 प्रकार से। ओके, तो संविधान संशोधन विधेयक सबसे पहले किस सदन में पेश किया जाता है, संविधान संशोधन विधेयक सबसे पहले किस सदन में पेश किया जाता है, सदन बताएं, सदन बताइए। तो आपका आंसर आना चाहिए किसी भी सदन में। क्या आना चाहिए आपका आंसर, किसी भी सदन में। संविधान संशोधन विधेयक हम किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं सबसे पहली बार। ओके, क्या राष्ट्रपति वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या राष्ट्रपति वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं संविधान संशोधन विधेयक पर, क्या राष्ट्रपति वीटो पावर शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो नहीं, वीटो पावर का यूज नहीं करेंगे। क्या संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, क्या संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, क्या संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, तो नहीं। ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। 3 प्रकार से अपने संविधान में संशोधन होता है। विधेयक हम किसी भी सदन में सबसे पहली बार शुरू कर सकते हैं, इसकी शुरुआत। ओके, वीटो पावर राष्ट्रपति इस्तेमाल नहीं करेंगे,
और इस पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी। नेक्स्ट, अनुच्छेद 370 लिखते ही आपको याद आ गया होगा आर्टिकल 370, जिसका हमें काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था। आर्टिकल 370 को लेकर तमाम दिक्कतें आ रही थी और ये काम आप जानती हैं, आपके यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 को ख़त्म किया है समझ रहे हो? तो 370 और 35 का ए, इसके साथ साथ 2 आर्टिकल थे, 370 का और 35 का ये बेटा जम्मू कश्मीर से रिलेटेड थे। किससे? जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, वो अब दर्जा विशेष राज्य का रहा नहीं है। जम्मू कश्मीर पे भी हमारी तुम्हारी तरह हो गई है, जहाँ पर आप आसानी से आप आसान किस्तों के साथ मकान, दुकान, प्लॉट खरीद सकते हैं, ज़मीन भी खरीद सकते हैं, घर भी बना सकते हो। और यहाँ पर जो भी अन्य राज्यों के साथ मतलब जैसा बर्ताव हो रहा है, सहूलियत हो रही है, उसी प्रकार आज जम्मू कश्मीर भी हो सकता है। तो 370 और 35 का बेटा अब ये संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक, तो जैसे उत्तर प्रदेश में सारी, अब जम्मू कश्मीर का बेटा खुद का संविधान नहीं रहा। पहले प्रश्न बनते थे कि किस राज्य का खुद का संविधान है, तो जम्मू कश्मीर का। यहाँ के लोगों को कई आर्टिकल, कई प्रभाव लागू नहीं होते थे, अब वो समान रूप से लागू हो सकेंगे। तो 370 आर्टिकल तक मैंने आपको पढ़ा दिया और इसके बाद कोई मुझे नहीं लगता कि महत्वपूर्ण आर्टिकल है। तो महत्वपूर्ण आर्टिकलों की सीरीज में आप ये 2, 3, 4 वीडियो जितनी भी बनी है उनको देखिए और उसके साथ साथ मैंने जो कंप्लीट जानकारी दी है उसको याद करिए। पैट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने मित्रों तक पहुँचाइए, जिससे कि उन्हें अच्छे अंक अर्जित हो सकें। धन्यवाद। जय हिंद।